के ऊपर। लेकिन जो सक्सेस एंड फेलियर्स हैं उसको भी कोशिश करना है कि थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी भी देखने हैं और कुछ जरा हिस्टोरिकल भी देखने हैं, यानी दोनों चीजें देखनी। क्योंकि कंटेम्प्रेरी सवाल ज्यादा आ सकता है तो फिर इसमें भी देखना है हमने कि कंटेम्प्रेरी फेलियर्स कौन कौन से हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको भी देखेंगे और पास्ट का एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले फेलियर्स से स्टार्ट करते हैं और फेलियर्स में सबसे पहले 2-3 पास्ट के फेलियर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी फेलियर्स पर आएंगे। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूएन? व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ यूएन? फेलिंग टू कीप पीस है, हमजा कह रहे हैं रवांडा है, to resolve Palestine dispute, just like League of Nations, resolutions not implemented, genocide, Second World War. Second World War is a failure of UN? UN तो Second World War के बाद बनी। अच्छा जी, Rwandan genocide 1994, peace नहीं इंश्योर हुआ, कश्मीर, अफगानिस्तान, वियतनाम, veto power exploited, disputes are still there, no peace, Congo crisis, US-Afghan war, Palestine issue, failure to keep international peace and security, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें से कोई गलत कोई भी नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंड आपने ये करना है, बस सारी चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। राइट, कोल्ड वॉर, सारी चीजें, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, ये सारी चीजें बिल्कुल जस्टिफाइड। लेकिन इनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा जरूरी है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो आपके पास जो फेलियर्स हैं और आपके पास जो पास्ट के फेलियर्स हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एग्जिस्ट करती, यानी कंटेम्प्रेरी फेलियर सेपरेट और पास्ट के फेलियर्स जो हैं उनको सेपरेटली जो है वो डिस्कस करना है। लेट अस बेसिकली अंडरस्टैंड कि इनके दरमियान फर्क कहां पर आता है और आपने पेपर के अंदर इसको कैसे जस्टिफाई करना है। अब गौर से मेरी इस बात को सुनिएगा, कोई भी डिस्प्यूट अगर आपने अपने पेपर में लिखना है, आप किसी भी डिस्प्यूट पर बात करेंगे तो उस डिस्प्यूट को कोशिश कीजिएगा कि आपने यूनाइटेड नेशंस का फेलियर जो है वो बताना है, कि कैसे साबित करना है कि ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर था। इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अ सिंगल कंट्री, ये किसी एक स्टेट की पॉलिसीज की वजह से ये जो है आपके पास नहीं आया, जो है वो आपके पास फेलियर। ये फेलियर जो है वो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की पॉलिसीज की वजह से नहीं है, बल्कि ये फेलियर अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसीज का फेलियर है। गौर से सुनिए इस बात, that it is not the failure of the policies of a certain state, you have to justify that this is the failure of United Nations, कि यूनाइटेड नेशंस का काम कैसे था, ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर कैसे था, इसको आपने जस्टिफाई करना है अपने पेपर में। अगर किसी भी चीज को आप लेकर आएंगे, बस आपने ये उसमें देखना है क्या इसमें स्टेट की पॉलिसीज की वजह से ये डिस्प्यूट तो नहीं हुआ, और अगर स्टेट की पॉलिसीज की वजह से डिस्प्यूट हुआ है तो अल्टीमेटली इल्जाम आप यूनाइटेड नेशंस पर नहीं लगा सकते कि यूनाइटेड नेशंस की वजह से ये काम हुआ है। राइट, तो कोई भी चीज जो यूनाइटेड नेशंस की वजह से हुई है हमने वो जस्टिफाई करनी है, और कोई चीज जो यूनाइटेड नेशंस की वजह से नहीं हुई, वो किसी स्टेट के इंटरनल इश्यूज की वजह से, पॉलिसीज की वजह से हुई है, वो यूनाइटेड नेशंस का मसला नहीं है। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं फेलियर्स में, और हम इसके हिस्टोरिकल फेलियर्स पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी फेलियर्स पे बात करेंगे, जो कंटेम्प्रेरी हमारे पास चीजें जो है अल्टीमेटली चल रही। फेलियर्स नंबर 1 क्या है? रवांडन जीनोसाइड। Let us understand the problem, let us understand the idea why we believe Rwandan genocide is the biggest failure of United Nations. Rwandan genocide United Nations की जो है वो हिस्ट्री में चंद उन वाकयात में से एक वाकया है कि जिसको यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही फोरसी कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये मसला हो सकता है। इसीलिए रवांडन जीनोसाइड 1994 में जब हुआ तो 1994 के रवांडन जीनोसाइड से पहले यूनाइटेड नेशंस की अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस, वो यूनाइटेड नेशंस की अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस रवांडा के अंदर मौजूद थी।
यानी यूनाइटेड नेशंस ने ये फोर्सी कर लिया था कि रवांडा के अंदर एक जिनोसाइड होने वाला है, क्योंकि वहां पर दो ट्राइब्स एग्जिस्ट करते थे, एक का नाम था होसीज और दूसरे थे तुत्सीज। होसीज एंड तुत्सीज ये दो ट्राइब्स थे वहां पर रवांडा के अंदर एग्जिस्ट करते। इनके दरमियान बेसिकली जिनोसाइड होने का खतरा था। इसको फोर्सी कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको फोर्सी करते हुए अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को पहले ही भेज दिया रवांडा में, बिफोर द जिनोसाइड टुक प्लेस। बट अनफॉर्चुनेटली even in the presence of the United Nations peacekeeping forces, the genocide took place, or more than 800,000 people were killed. More than 800,000 people were killed in the Rwandan genocide. More than 250,000 women were raped in front of the United Nations peacekeeping forces, and they were mere spectators in the entire issue. ये आपकी मौजूदगी में हुआ गया ये मसला। अफगानिस्तान का मसला बहुत बड़ा है, कश्मीर के डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, आपके पास म्यांमार का इशू बहुत ज्यादा है, इराक का इशू बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारे के सारे इश्यूज जब हो गए तब आपके पास आए कि इनको सॉल्व किया जाए, और आप इनको सॉल्व नहीं कर सके। ये आपका फेलियर है, लेकिन ये आपका ज्यादा बड़ा फेलियर है कि आप किसी चीज को फोर्सी कर लो और उसको रोकने के लिए आप अपनी फोर्सेस को पहले ही भेज दो, और आपकी फोर्सेस की मौजूदगी में वो पूरे का पूरा मसला हो जाए। दैट हैपेंस टू बी योर बिगेस्ट फेलियर। अब दो लोग लड़ पड़े हैं, आपके पास मसले को लेकर आ गए, आप उनका दरमियान मसला सॉल्व नहीं करवा सके, ये फेलियर है आपका। लेकिन ये आपका ज्यादा बड़ा फेलियर होगा कि आपको पता है कि ये दो लोग लड़ पड़ेंगे और आप उनको रोकने के लिए पहले ही मौजूद हो, आप उनको रोक रहे हो, लेकिन वो आपकी मौजूदगी के अंदर जो है वो लड़ पड़े। दैट हैपेंस टू बी योर बिगेस्ट फेलियर। तो यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा फेलियर है रवांडन जीनोसाइड, where more than 800,000 people were killed, right? More than 250,000 women were raped in presence of the United Nations peacekeeping forces. They were made spectators at that time. And United Nations had foreseen this entire episode of Rwandan genocide, but unfortunately, United Nations couldn't do anything. ये एक बहुत बड़ा मसला है, और one of the biggest failures of United Nations, and in my personal opinion, the biggest failure of United Nations. Number 2, आपके पास कॉन्गो क्राइसिस हुआ था 2005 में। कॉन्गो क्राइसिस 2005, क्या हो रहा है कॉन्गो में? कॉन्गो के अंदर जनाब बड़े हीनियस क्राइम्स चल रहे हैं, कॉन्गो के अंदर सिविल वॉर चल रही है, कॉन्गो के अंदर जनाब विमेन ट्रैफिकिंग चल रही है, कॉन्गो के अंदर सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही है, कॉन्गो के अंदर चाइल्ड अब्यूज चल रहा है, कॉन्गो के अंदर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, करप्शन का मसला चल रहा है, लूट मार हो रही है जनाब। ये वो जितने भी हीनियस क्राइम्स आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे जनाब कॉन्गो के अंदर चल रहे हैं 2005 के अंदर। अच्छा जी, हुआ क्या जी? उसके बाद ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज दिया कॉन्गो के अंदर के जाएं भाईजान, और जाके जो है वो आप जो है अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें सारे के सारे सिनेरियो को, देखें कि ये क्या चीजें चल रही हैं, इनको रोकें। तो जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्गो के अंदर पहुंच गई, उन्होंने जाकर मसले को सॉल्व करवाया, कुछ टाइम लगा, उसके अंदर मसला सॉल्व हो गया। लेकिन जब मसला सॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि मसला हुआ क्यों, और मसले जब हो रहा था तो उसके दरमियान में क्या क्या चीजें जो है वो हुई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी अजीब सी चीज पता चली। वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पता चला कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस विच वर सेंट टू कॉन्गो टू स्टॉप द सिविल वॉर फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, टू स्टॉप द हीनियस क्राइम्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, to stop the women trafficking, stop the child trafficking, stop the sex trafficking. These peacekeeping forces were themselves involved in the heinous crimes. वो खुद इन्वॉल्व थे उन heinous crimes के अंदर। यानी कि जिस काम को रोकने के लिए उनको भेजा गया कि भाईजान आप जाकर उसको रोकें, वो जाकर उसी काम में खुद इन्वॉल्व हो गए। यानी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस विच वर सेंट टू कॉन्गो टू स्टॉप द सिविल वॉर, टू स्टॉप द हीनियस क्राइम्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, वर देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन दोज हीनियस क्राइम्स। एक बड़ा मशहूर स्कैंडल 2005 का आया था, उसे कहते हैं ब्लू हेलमेट सेक्स स्कैंडल। ब्लू हेलमेट सेक्स स्कैंडल, ये यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, हमको पता है कि वो ब्लू हेलमेट्स इस्तेमाल करती हैं, ये उनका स्कैंडल आ गया था। तो कॉन्गो के अंदर जिस काम को रोकने के लिए आपको भेजा गया,
जिस काम को आपको भेजा गया कि जनाब आपने इसके अंदर जो है वो इस काम को रोकना है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टॉप द सिविल वॉर फ्रॉम टेकिंग प्लेस, यू हैव टू स्टॉप द हीनियस क्राइम्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, दे वर देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन दोज हीनियस क्राइम्स एंड दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कि यूनाइटेड नेशंस एक तरफ जो है वो आपके पास रवांडा के जीनोसाइड की वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था कि उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था, कॉन्गो फेलियर जो है, कॉन्गो क्राइसिस जो है एडेड फ्यूल टू द फायर, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा मसला जो है वो एग्जिस्ट किया एज फार एज यूनाइटेड नेशंस इज कंसर्न्ड। तीसरे नंबर पर चलते हैं, कश्मीर। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, हिस्टोरिकल फेलियर्स को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल फेलियर्स को अगर हम अंदाजा लगाएं तो उसके अंदर कश्मीर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर इज द ओल्डेस्ट अनरिजॉल्व्ड एक्सेप्टेड डिस्प्यूट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कश्मीर इज द ओल्डेस्ट अनरिजॉल्व्ड एक्सेप्टेड डिस्प्यूट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट भी किया है एज अ डिस्प्यूट, 11 रेजोल्यूशंस भी दी हैं इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये रिजॉल्व अल्टीमेटली नहीं हो सका। तो यूनाइटेड नेशंस पीस की, यूनाइटेड नेशंस का जो आपके पास फेलियर है उसके अंदर एक तीसरा बड़ा फेलियर जो है वो कश्मीर का है, और कश्मीर का फेलियर इसलिए क्योंकि कश्मीर इज द ओल्डेस्ट अनरिजॉल्व्ड एक्सेप्टेड डिस्प्यूट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये एक बहुत बड़ा जो आपके पास फेलियर है यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री का, जिसको हम जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं। अब जरा कंटेम्पररी फेलियर्स को देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के। कंटेम्पररी फेलियर में जो सबसे बड़ा फेलियर है फेलियर टू कर्टेल द वर्ल्ड पावर्स। बहुत बड़ा फेलियर यूनाइटेड नेशंस का कि आपने एक तरफ यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा था पहले आर्टिकल 1 में कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तब मुमकिन नहीं हुई जब वर्ल्ड पावर्स ही कर्टेल नहीं हुई आपसे, जब वर्ल्ड पावर्स ही आपसे जो है वो आप उनको रोक नहीं सके एट द एंड ऑफ द डे। अब आप देख लीजिए, इसमें कोल्ड वॉर की बात भी कर सकते हैं आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, राइट। इसके अंदर अफगानिस्तान के क्राइसिस भी आ जाता है, इसके अंदर जनाब आपके पास वो भी आ जाता है, इंडो पाकिस्तान वॉर्स भी आ जाती है, क्यूबल मिसाइल क्राइसिस भी आ जाते हैं। कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर आप देखें 9/11 आ जाता है, अफगानिस्तान की इंटरवेंशन आ जाती है, जॉर्जिया की इंटरवेंशन आ जाती है, क्रीमिया की इंटरवेंशन आ जाती है। आपके पास बेतहाशा मसले आपके पास, जिसका ISIS का मसला आपके पास चल रहा है, राइट। तो जिस मसले के अंदर आपके पास वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व हैं, अल्टीमेटली आप उस मसले को सॉल्व नहीं कर सके, यू वर अनेबल टू कर्टेल द वर्ल्ड पावर्स। एक तरफ आप मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं और उसी आर्टिकल के अंदर आप ये भी कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स होगी। भाई ये किस किस्म की इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स है कि एक तरफ जो है ईरान NPT से विड्रॉ करता है तो उस पर सैंक्शंस लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक पर अटैक करता है तो उस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगते। वहां पे वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी होता है, वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ भी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता वहां पर। तो ये किस किस्म की इक्वालिटी? तो इसके ऊपर आप आर्ग्यू करेंगे कंटेम्पररी वर्ल्ड में फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा फेलियर है द फेलियर टू कर्टेल द वर्ल्ड पावर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, कंटेम्पररी वर्ल्ड में दूसरा बड़ा फेलियर जो यूनाइटेड नेशंस का है वो क्लाइमेट चेंज। One of the biggest failures of United Nations is climate change. Climate change या ग्लोबल वार्मिंग ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है या कोई 5-10 साल का काम नहीं है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस जो चलता आ रहा है सिंस द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सिंस द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये मसला जो है चलता आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस ने कोई प्रोएक्टिव मेजर्स इसके ऊपर नहीं लिए, या अगर कोई मेजर्स इस पर लिए तो फिर हुआ क्या कि वर्ल्ड पावर्स ने यूनाइटेड नेशंस के इन मेजर्स को मानने से इनकार कर दिया। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 1970 तक, 1970 तक
आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर या यूनाइटेड नेशंस के लॉज के अंदर या यूनाइटेड नेशंस की प्लान्स के अंदर एनवायरनमेंट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1970 के अंदर एक जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, और उस धुआंधार तकरीर के अंदर इंदिरा गांधी ने जो बातें की वो बड़ी अच्छी बातें थी। उन्होंने उसमें कहा कि देखें जी, इंसान का एक बड़ा मसला है, इंसान बजाती तौर पे एज अ होल, इंसान का मसला ये है कि जब मसला उसके सर से गुजर जाता है, जब पानी उसके सर से गुजर जाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि मसला है। यानी वो प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेता बल्कि रिएक्टिव मेजर्स लेता है। और उसके ऊपर फिर इंदिरा गांधी ने ये कहा कि देखें जी, एक बहुत बड़ा मसला दुनिया के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, वो एनवायरनमेंट का मसला है। एनवायरनमेंट खराब होती जा रही है, लेकिन हम उस पर अभी तक कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक हमारा एनवायरनमेंट का मसला खराब हो जाएगा, फिर हमें रियलाइज होगा कि जी एनवायरनमेंट का मसला खराब हो गया, तो फिर हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो फिर इंदिरा गांधी की स्पीच के बाद 1972 में जाकर उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये बनाया था आपके पास 1972 में जाके यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना था। और इसका काम बेसिकली क्या था, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आई, फिर रियो डिक्लेरेशन आई, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया। ये सारी की सारी चीजें फिर यूनाइटेड नेशंस ने यूएनईपी आने के बाद की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर क्या हुआ, आप देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने से यूएस भी दौड़ गया, चाइना भी दौड़ गया, या जितने भी आपके पास क्लाइमेट चेंज के आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के जितने भी कन्वेंशन है, यूएस उससे एग्री नहीं करता, यूएस उससे भाग जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि आपके पास जो है, एक तरफ तो फेलियर टू कर्टेल दी वर्ल्ड पावर्स है, फिर दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आप एक्शन नहीं ले सके, प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं ले सके, और प्रोएक्टिव मेजर्स ना होने की वजह से आज दुनिया को, पूरी दुनिया को जो एक मसला, कॉमन मसला है पूरी दुनिया के साथ, वो मसला क्या है, क्लाइमेट चेंज का मसला है पूरी दुनिया के साथ, जो कि बहुत बड़ा इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर एक और बड़ा मसला आजकल जो शुरू हो गया, दोबारा शुरू हो गया, वो मसला है पैलेस्टाइन का। पैलेस्टाइन, इसराइल, ये दोबारा शुरू हो गया पैलेस्टाइन इसराइल का मसला। भाई पैलेस्टाइन इसराइल का मसला भी तकरीबन जो है वो यूनाइटेड नेशंस कश्मीर की तरह का ही है, पुराना मसला एग्जिस्ट करता है। और जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वही पैलेस्टाइन और इसराइल में हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट कश्मीर में तो अब शुरू हुआ है, पैलेस्टाइन और इसराइल में तो बड़े पहले से शुरू हो गया था। वो था इलीगल सेटलमेंट ऑफ इसराइलीज। ये तो अब इंडिया आके इलीगल सेटलमेंट कर रहा है ना कश्मीर में। याद कीजिए कश्मीर का लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 49 ऑफ 1949 फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑक्युपाइंग पावर कैन नॉट ट्रांसफर और डिपोर्ट पार्ट्स ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी इट ऑक्युपाइज। और ये तो पैलेस्टाइन के मामले के अंदर तो इसराइल बहुत पहले से ये काम जो है करता आ रहा है, बहुत अरसे से ये काम जो एग्जिस्ट करता आ रहा है, और स्टिल इट इज नॉट जो है वो रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द डे। तो ये अभी तक रिजॉल्व इसके अंदर नहीं हो सका। ये टू स्टेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करना था, जिसको मानते भी थे सारे के सारे, अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी यही है कि पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान 1967 से जो पहले के बॉर्डर्स हैं वो दोबारा बहाल कर दिए जाएं। दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी that the pre-1967 borders between Israel and Palestine should be restored, right? और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ये बात जो है एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस अभी तक इस पर कुछ नहीं कर सका, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर। चौथे नंबर पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है रेफ्यूजीज का। रेफ्यूजीज, अब हम रेफ्यूजीज के मसले को यूनाइटेड नेशंस का फेलियर क्यों कह रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि यूनाइटेड नेशंस का एक प्रॉपर कमीशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। इसका काम ही रेफ्यूजीज के ऊपर करने का, अब उन्होंने काम ही रेफ्यूजीज के लिए करना है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो दुनिया के अंदर रेफ्यूजीज इतने ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए कितने अफगान रेफ्यूजीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, टर्की में देखिए कितने रेफ्यूजीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, म्यांमार के जो रेफ्यूजीज हैं वो कितने ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के रेफ्यूजीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपके पास ISIS की वजह से कितने रेफ्यूजीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर फिर वो बाकायदा तौर पे वापस अपने इलाकों के अंदर पहुंचे, या फॉर एग्जांपल उनके लिए कोई शेल्टर का इंतजाम या किसी का कोई काम किया जाए। अल्टीमेटली बोझ किस पर पड़ता है, उस स्टेट पर पड़ता है जिस स्टेट के अंदर रेफ्यूजीज जो है पहुंच जाते हैं।
So why it is the failure of United Nations basically manage the facilities for the refugees, because there is a commission called United Nations High Commission for Refugees जो exist करता है refugees के काम करने के लिए, लेकिन unfortunately अभी तक उस पर कुछ नहीं हो रहा. Point number 5, other biggest failure of United Nations. ये वो फेलियर है कि जिसके ऊपर आप 10 किताबें लिख दें, जो भी बात आने लगी है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इतनी वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स, मैं तो कहता हूं इस पर तो किताब लिखी जा सकती है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर कि इतनी वायलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. और ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक इलाके में एग्जिस्ट कर रही, पूरी दुनिया में. आप वीगर मुस्लिम्स की बात कर लें, राइट, आप म्यांमार की बात कर लें, आप सोमालिया की बात कर लें, आप यमन की बात कर लें, राइट, आप जो है बोको हरम की बात कर लें, आप लैटिन अमेरिका में चले जाएं, पूरी दुनिया, ये दुनिया के अंदर अगर क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो एक और चीज जो पूरी दुनिया में कॉमन है, वो चीज है आपके पास ह्यूमन राइट्स वायलेशन. और अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस जो है अभी तक फेलियर नजर आता है ह्यूमन राइट्स को कर्टेल करने के लिए. अच्छा, एंड व्हाई इट इज द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? क्यों? क्योंकि भाईजान यूडीएचआर, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, 1948, ये यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दी हुई है, जिसके 30 आर्टिकल हैं, जिसको इंप्लीमेंट करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंप्लीमेंट जो है अब जो है वो होता नजर जो है वो नहीं आता है. बात ये है कि इसके ऊपर कि इस सारे सिनेरियो के अंदर, सारे सिनेरियो में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग ऑन द एंटायर आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. जी, so can we discuss Uyghur Muslims? It is not against China's stance. नहीं, हमने कौन सा कहना है कि हमने कुछ करना है उनके लिए. We are not saying that we have to take stand for the Uyghur Muslims. हमने तो सिर्फ हाईलाइट करनी है, उसमें तो यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लेना है. हम तो अपनी बात तो कर ही नहीं रहे कि हमने जनाब उस पर कंडेम करना है या वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना. हमने तो उस पर बात नहीं करनी. आपने कहना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जहां जहां भी एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे यूनाइटेड नेशंस का काम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 दी हुई है. उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना है और अनफॉर्चुनेटली उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हैं. हमने तो नहीं कार करना कि जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं या चाइना को ये करना चाहिए. वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट. हमने खुद अपना पर्सनल एनालिसिस उस पर नहीं देना, ये यूनाइटेड नेशंस की बात करनी. तो ये हमारे पास जनाब कुछ कंटेम्प्रेरी कुछ हमारे पास फेलियर एग्जिस्ट करते थे, और भी फेलियर्स एग्जिस्ट करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही है, लेकिन बराह करम इतने ज्यादा फेलियर्स ना गिनवाना शुरू कर दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस के कि लगना शुरू हो जाए कि ये फेलियर ही है. तो थोड़े से सक्सेस भी पढ़ लेते हैं कि ये ना हो कि वो बुरा मान जाए यूनाइटेड नेशंस वाले ही कि जनाब इतने फेलियर्स आपने हमारे पल्ले डाल दिए हैं. तो कुछ सक्सेस भी बताइए. आए जरा सक्सेस ऑफ द यूएन देखते हैं. बार बार मैं आपको एक ही बात करूंगा और आपको बार बार बात सुननी पड़ेगी. वो सुनने वाली बात ये है कि भाई फेलियर्स और सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस पे बात हो रही है, फेलियर्स और सक्सेस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट पर बात नहीं हो रही. जो भी चीज आपने जो है फेलियर गिनवानी है यूनाइटेड नेशंस की, वो यूएन की फेलियर होनी चाहिए. पॉलिसीज और जो है प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट की फेलियर नहीं होनी चाहिए. सक्सेस पर बात करते हैं जी. सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है जनाब यूनाइटेड नेशंस की, नो वर्ल्ड वॉर 3. आप लीग ऑफ नेशंस को फेलियर क्यों कहते हो? आप लीग ऑफ नेशंस को फेलियर इसलिए कहते हो क्योंकि लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड टू स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू वर्ल्ड वॉर 2. क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 हुई? जी बिल्कुल हुई. अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो फिर हम कहते हैं कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का मेजर काम ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना था. लीग ऑफ नेशंस ने बड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन हम उनके अच्छे कामों को देखते नहीं, उस पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो मेजर काम था वो तो हुआ नहीं उनसे. तो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से लीग ऑफ नेशंस को फेलियर कहते हो, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना होने की जो रीजन है वो फिर सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस में आएगी. मैं मानता हूं कि वी हैव पेड द कॉस्ट, मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट पे हुई, मैं मानता हूं कि ब्लड शेड बहुत ज्यादा हुआ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लेकिन somehow we saved the world from entering into a third world war. कैसे? हमने कोल्ड वॉर भी देखी, हमने कोरियन वॉर भी देखी, हमने इंडो पाकिस्तान वॉर्स भी देखी, हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखे,
हमने उसके बाद ईरान रेवोल्यूशन भी देखी, हमने अफगानिस्तान की इंटरवेंशन बाय रशिया भी देखी, हमने कुवैत वॉर भी देखी, हमने अफगानिस्तान इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी देखी, हमने इराक इंटरवेंशन भी देखा, जॉर्जिया इंटरवेंशन भी देखा, क्रीमिया इंटरवेंशन भी देखा, बहुत ज्यादा मसले देखे हमने आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बट समहाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड वॉर। बहुत सी ऐसी रीजंस हैं कि जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हुआ और वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स देता हूं आपको। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, जो यूएस हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो ऑलरेडी ये चीज पता होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर तो बहुत करीब आ गए थे न्यूक्लियर वेपन वॉर के, वो न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान क्रिएट हो गई थी। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म किसने किया? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इससे इन्वॉल्व हुआ, यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व करके उन्होंने इसके दरमियान जो है वो डीमिलिटराइज करवाया सारा कुछ और टेंशंस को दूर करवाया यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, आप यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान जो कोल्ड वॉर के दरमियान 2 ट्रीटी साइन हुई थी, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। सॉल्ट क्या? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2। 2 ट्रीटीज एग्जिस्ट करती हैं और लिखने वाले ये लिखते हैं कि इन ट्रीटीज की वजह से मोर देन 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। मोर देन 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स वर डिस्पोज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दीज ट्रीटीज साइंड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए। करवाई किसने? यूनाइटेड नेशंस। तो जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। तो फिर these 10,000 nuclear weapons were capable of destroying this entire world multiple times. They were in a position to destroy this entire world multiple times. जो सारे का सारा सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, सक्सेस है यूनाइटेड नेशंस की कि अल्टीमेटली आपने जो है सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 ट्रीटीज करवाई फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। जी नंबर 2 जी, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हमने पढ़ी वर्ल्ड वॉर 3 का ना होना। दूसरी सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं जी, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स। स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स, कोई बताएगा ये क्या थे? एनीवन हु नोज what were special criminal tribunals created by United Nations? Anyone जी? हॉलोकॉस्ट के बाद जो हुए थे, नहीं वो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे और टोक्यो ट्रायल्स हुए थे। वो न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स जो हैं वो इसमें नहीं आते, वो यूनाइटेड नेशंस ने खुद नहीं करवाए थे। न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स वो आपके पास यूनाइटेड नेशंस ने हेल्प किया था उनको करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए सिचुएशन को सारा कुछ। लेकिन ये स्पेशल ट्राइब्यूनल अलहदा हुए। पैरेलल कोर्ट सिस्टम आया था अंडर द यूनाइटेड नेशंस। मैं कि आपकी बात सही तो है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या थे स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स? What were the special criminal tribunals? Let us understand. दुनिया में बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे गुजरे हैं जो समझते थे कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड, जो समझते थे दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी स्पेसिफिक अथॉरिटी इन द वर्ल्ड। वो समझते थे कि भाई देयर एक्शंस आर नॉट आंसरेबल, देयर एक्शंस आर नॉट, जो है आपके पास उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते उन एक्शंस को। लेकिन एक इदारा मौजूद है दुनिया के अंदर जिसने उन क्रिमिनल्स को भी प्रोसिक्यूट किया जो समझते थे कि दे आर नॉट आंसरेबल, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। बहुत सारे स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बने, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि उन क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इदारे बनाए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इसमें कोर्ट्स बनाई,
उन क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो समझते थे दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड। प्रोसिक्यूट किया क्रिमिनल ट्राइब्यूनल रवांडा, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल यूगोस्लाविया, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल लाइबेरिया, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल सर्बिया, बहुत ज्यादा स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है। ये एक स्पेशल अदालत बनाई जाती थी हेग में, जहां पर आईसीजे मौजूद है। वहां पर स्पेशल अदालत बनाई जाती थी और इन स्पेशल क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया जाता था वहां पे। दो स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल का नाम याद कर लेते हैं। स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ऑन सर्बिया, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ऑन लाइबेरिया। सर्बिया का डिक्टेटर था, उस बंदे का नाम था स्लोबोडन मिलोसेविच। Slobodan Milosevic was accused of killing more than 100,000 people of his own country in the civil war, and he was not answerable to any law of his own country क्योंकि वो डिक्टेटर था। उसको कहां से प्रोसिक्यूट करना था उन्होंने? तो इसको प्रोसिक्यूट किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस इसके लिए स्पेशल अदालत बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन। इसकी ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन डेथ हो गई। स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ऑन लाइबेरिया, चार्ल्स टेलर नाम है जी डिक्टेटर का, चार्ल्स टेलर। वही मसला है जनाब इसका भी, अपने मुल्क के लोग मारना शुरू कर दिए जनाब इसने, अपने मुल्क के, और सिविल वॉर हो गई, 100,000 पीपल मार दिए अपने अपने मुल्क के अंदर। लाइबेरिया के अंदर इसने मार दिए, लोग मार दिए अल्टीमेटली, एंड ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशंस स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ऑन लाइबेरिया। इसको प्रोसिक्यूट किया गया और ही वाज सेंटेंस्ड टू 50 इयर्स इन प्रिजनमेंट। 50 साल की कैद हुई इसको जनाब, 50 इयर्स इन इम्प्रिजनमेंट, 50 साल कैद हुई। यानी यूनाइटेड नेशंस ने उन इंडिविजुअल्स को, उन डिक्टेटर्स को भी प्रोसिक्यूट किया जो समझते थे कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड। उनको भी प्रोसिक्यूट किया जो समझते थे दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। यानी एक इदारा ऐसा मौजूद है जो उनको भी प्रोसिक्यूट करेगा कि जो लोग आंसरेबल नहीं हैं टू द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अबाउट स्लोबोडन? मैं बताया आपको, स्लोबोडन मिलोसेविच डाइड ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन। ये ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन जो है इसकी डेथ हो गई। ये हमारे पास दूसरा था जी। तीसरे नंबर पे आ जाए। अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जो बड़ी सक्सेस एग्जिस्ट करती है वो आपके पास आता है फेमाइन प्लस डिजीजेस। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़े ना, किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ लें, अमेरिकाज की पढ़ लें, इंडियाज की पढ़ लें, एशिया की, अफ्रीका की, आपको सारी की सारी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, सारी की सारी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर दो चीजें जो कॉमन नजर आएंगी ना, वो एक फेमाइन है, कहत आ जाता था जनाब, अफ्रीका में कहत आ गया, फलान जगह पे कहत आ गया, और डिजीजेस, कभी कॉलरा आ गया, कभी स्मॉल पॉक्स आ गया, कभी स्पेनिश फ्लू आ गया। ये बहुत ज्यादा चीजें एग्जिस्ट करती थी, राइट। आप इसकी बात कर लें इंडिया की, तो ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उससे पहले आपके पास बंगाल के अंदर एक फिर फेमाइन आया था 18 जो है आपके पास 1880s 1890s में, जिसकी वजह से फिर उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की बात की, राइट। तो जिसकी वजह से फिर एनडब्ल्यूएफपी भी नया प्रोविंस बना था और उसके बाद उड़ीसा नया प्रोविंस बनाया था। गोरे ने बंगाल डिवाइड करने से पहले दो नए प्रोविंस बनाए थे 1901 में, एनडब्ल्यूएफपी और उड़ीसा। वो भी बनाए किस लिए थे? सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास फेमाइन आ गया था वहां पर। तो यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जिन दो कामों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है वो इस फेमाइन पर और साथ साथ काम किया है डिजीज पर। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बनाया जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पर उन्होंने बनाया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने स्मॉल पॉक्स पर, कॉलरा पर, जिसने बेताजा काम किया और आज कोविड पर भी ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद दुनिया से फेमाइन खत्म हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतना फेमाइन कम जरूर हो गया है कि अब आपको खबरों में नजर नहीं आता, आपको इतना सुनने में नहीं आता कि फेमाइन एग्जिस्ट करता है। आज इस वक्त दुनिया में एक जगह फेमाइन एग्जिस्ट कर रहा है, वो यमन है, और यमन का जो फेमाइन है वो सऊदी अरेबिया के एम्बार्गो की वजह से लगा हुआ है, जो उन्होंने उनके एम्बार्गो लगाया हुआ है सारे का सारा उनके पोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से सारे का सारा जो है आपके पास जो है वो फेमाइन एग्जिस्ट कर रहा है। But because of the involvement of United Nations, because of the
क्रिएशन ऑफ FAO, बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ WHO, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें जो हैं अब यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से कम हो गई हुई हैं एट द एंड ऑफ द डे। जी, व्हाई हैवंट UN टुक एक्शन ऑन मोदी गुजरात मैसेकर अंडर दिस 7? अहमद को कीजिएगा जरा अनम्यूट। सर जी वालेकुम सलाम। जी अहमद, सही, इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि किस बेसिस पे ये स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स करते हैं? कि सिर्फ जो है डिक्टेटर सिर्फ उन्हीं के लिए करेंगे कि यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट होती है उनके लिए भी वो कर सकते हैं? ऐसा नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस के अपने रूल हैं। यूनाइटेड नेशन समझता है कि किसी बंदे ने अगर इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है, उसने किसी चीज को वायलेट किया है, तो उसके खिलाफ स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल वो बना लेता है, स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, और वो स्पेशल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल के अंदर उसको प्रोसिक्यूट कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए तो जब तक वो मतलब उनकी मर्जी, मतलब उन्होंने लाइबेरिया पे बना लिया था, उन्होंने रवांडा पे बनाया था, युगोस्लाविया पे बनाया था, उन्होंने सर्बिया पे बनाया था, इसके अलावा वो पुराने न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, टोक्यो ट्रायल्स, ये यूएन की अपनी मर्जी है कोई जिन पे प्रोसिक्यूट करना चाहता हूं। सर इसमें इसकी क्या इम्प्लीकेशन है कि वो पर्सन प्रेजेंट ही ना हो, वो उनको फॉलो ना करे? क्या मतलब? वो ट्रायल्स पे नहीं, वो पकड़ के लेके जाते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं यार। ये तो नहीं है कि वो उसको बुलाएंगे तो नहीं ना, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है बकायदा तौर वहां। दे हैव टू फॉलो इट। यूएन के सॉल्यूशंस होते हैं, यूएन का क्राइटेरिया होता है, यूएन उनको प्रोसिक्यूट करता है, वहां ले जाकर उनकी प्रेजेंस में प्रोसिक्यूशन होती है, उनकी प्रेजेंस के बगैर नहीं होती। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि स्लोबोडन मिलोसेविच डाइड ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन, और ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन इसकी डेथ हो गई। 50 साल कैद होगी, चार्ल्स टेलर को जेल में है वो। ओके, थैंक यू सर। तो ये हमारे पास चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट है इस सारे के सारे मामले में जो सक्सेस है, वो है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी लोग जो है वो कहते हैं। 1968 में यूनाइटेड नेशंस ने एक ट्रीटी साइन करवाई जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और बाद में फिर एक इदारा बनाया जिसका नाम था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है, ऑस्ट्रिया में। और एनपीटी जो है उन्होंने बनाई, यानी एनपीटी साइन करवाकर उन्होंने ये कहा कि जो भी कंट्री, जो भी स्टेट अब एनपीटी का सिग्नेटरी है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकता। एक थ्रेशोल्ड होता है 5% का थ्रेशोल्ड। अगर आप 5% से ज्यादा यूरेनियम इस्तेमाल करो तो यू आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग दिस यूरेनियम इनटू एन एटॉमिक वेपन। तो उन्होंने ना थ्रेशोल्ड लगा दिया 5% का कि भाई इससे नीचे आप इसकी ट्रेड कर सकते हो, आप इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप इसको न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक हो गया और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी सक्सेस है कि उसके बाद कभी दोबारा एटॉमिक अटैक जो है वो नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज ऑफ एनपीटी। ये ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी था, साइन करके ये भाग गया, इसीलिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे ही इसी वजह से हैं, बिकॉज ईरान वाज वंस अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी एंड ईरान रैन अवे, वो भाग गया वहां से। पाकिस्तान इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, हम सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इसराइल सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी का, हम खुद सिग्नेटरी नहीं है इस सारे के सारे प्रोसेस में। तो एनपीटी को जो ये बहुत बड़ी सक्सेस है यूनाइटेड नेशंस की, कि आज देख लीजिए कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप जो करने की बात है वो चंद कंट्रीज के पास, 8-10 कंट्रीज के पास है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, और उसमें से हम खुद हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। ये एनपीटी की वजह से है कि न्यूक्लियर वेपन्स अब दोबारा डेवलप नहीं हो रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कि अगर आप 1920 की दुनिया को उठाकर देखें और 2020 की दुनिया को उठाकर देखें, आपको आज की दुनिया 1920 की दुनिया से बहुत ज्यादा सेफ नजर आएगी। बहुत ज्यादा सेफ है आज की दुनिया 1920 की दुनिया से। बहुत ज्यादा मसले एग्जिस्ट करते थे 1920 की दुनिया के अंदर, आज इतने मसले एग्जिस्ट नहीं करते जितने मसले 1920 की दुनिया में एग्जिस्ट करते। इट्स अ मच मच सेफर प्लेस because of the involvement of the United Nations, because of the steps taken by the United Nations. NPT, Nuclear Proliferation Treaty. जी
मदर स्टेट साइंस एनपीटी, इट कांट विड्रॉ, नहीं, जो विड्रॉ करेगा उस पर ईरान की तरह सैंक्शंस लगेंगे और फिर वो ईरान की तरह जान खा जाएंगे। जिस तरह अब ईरान जो है उसके ऊपर एनपीटी साइन करके दौड़ गया वहां से, वो देख लें जी, वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में भी मौजूद है, उस पर यूएस के सैंक्शन भी लगे हुए हैं, उसके यूएन के सैंक्शन भी लगे हुए हैं। इकोनॉमी उनकी कहां से कहां चली गई हुई है। इवन के कोविड के दौर के अंदर जब उनके बेचारों के पास इतना ज्यादा मसला था उनके पास कि वहां पे टेस्ट किट्स उनके मुल्क में नहीं आ रही थी, तब भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ी सी पाबंदी हमारे ऊपर उठा लें, हमने टेस्ट किट्स जो अपने मुल्क में लेकर आनी है। तब भी उन बेचारों के लिए इतना रौला पड़ा हुआ था। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने साइन कर लिया था एनपीटी को, वहां से वो चले गए। क्लियर हो गया? ये हमारे पास अल्टीमेटली चीज एग्जिस्ट करती है। आईएईए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये देखती है, ओवरसी करती है कि कोई न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप नहीं कर रहा। ये ओवरसी करती है कि आप थ्रेश होल्ड तो क्रॉस नहीं कर रहे। ये उस चीज को मॉनिटर करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है जी। बट बट व्हाई नॉट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, इंडिया एंड इसराइल हु डिडंट बॉदर टू इवन साइन? तो जो साइन नहीं करेगा एनपीटी को, उस पर तो सैंक्शंस नहीं लग सकते ना। जो साइन करेगा सैंक्शन उसी पे लगेंगे। हम कहते हैं जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अब देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़ी अजीब सी पॉलिसी है, मैं आज तक समझ नहीं आई। इंडिया साइन इसलिए नहीं करता एनपीटी को क्योंकि पाकिस्तान साइन नहीं करता, और पाकिस्तान साइन एनपीटी ऑन एनी कंट्री, क्योंकि मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, वो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है। मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक रेटिफाई करके साइन करके ट्रीटी को विड्रॉ कर जाना, अटॉमिक ट्रीटी को, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इसी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। एनपीटी को साइन करना बहुत ज्यादा फायदे का है। आप देखिए इतनी ज्यादा ट्रेड हो सकती है आपकी, आप न्यूक्लियर ट्रेड कर सकते हो, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको यार? आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म नहीं कर रहे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो रही, बस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बन रहे। ये काम है। आप एनर्जी के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करो, आप उसको ट्रेड करो, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, आपके लिए फायदा। यू हैव टू डू इट। क्लियर है जी? नहीं, जेसीपीओए डिफरेंट है, जेसीपीओए डिफरेंट है, जेसीपीओ इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, वो डिफरेंट था। वो ईरान का और यूएस का मसला था, वो डिफरेंट है। ये आपके पास चौथा आ गया जी मसला एनपीटी का, और आपके पास चीजें आपके पास आ गई। तो ये कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये सक्सेस स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। इनको आप नोट डाउन कीजिए, इस पे डिटेल देखिए इसको कि क्या क्या सक्सेस स्टोरीज एग्जिस्ट करती थी। उसमें से ये चार जो है हमारे पास एग्जिस्ट जो है करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। लेकिन रिफॉर्म्स करने से पहले जो है वो 2-4 मिनट की ब्रेक ले लें, और उस ब्रेक के बाद फिर हम रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो चलते हैं। पांच मिनट की ब्रेक लेने जी, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक एवरीवन। कुछ सवाल है मेरे ख्याल में, दाऊद ने हाथ खड़ा किया हुआ, दाऊद को क्वेश्चन होगा। हम करने लगे हैं रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और साथ साथ हम करेंगे स्ट्रक्चरल। ये 4 रिफॉर्म्स देखेंगे। जी दाऊद, दाऊद क्वेश्चन है बेटा। मौसम भाई आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, सबको आ रही आवाज। अच्छा, मेरा आपसे ना ये फेलियर्स पे ही एक क्वेश्चन था कि हमने ये तो ओपिनियंस डिस्कस किए, यहाँ कह लें कि हमने हिस्ट्री के इवेंट डिस्कस किए जहाँ पे यूएन का फेलियर था। तो हम एक आइडिया है इसको स्टार्ट करने का कि जी लिबरलिज्म एक बेस थी किसी भी वर्ल्ड अदारे का, इंस्टीट्यूशन को बनाने की। वो लिबरलिज्म यस, मतलब लिबरल वैल्यूज लिबरलिज्म की बेस के ऊपर, मैं वो बताने लगा, लिबरलिज्म की बेस के ऊपर आपने लीग ऑफ नेशंस तो बनाई थी, लेकिन लिबरलिज्म की बेस पर यूएन नहीं बना था। ओके, लिबरल वैल्यूज फर्क हैं, लिबरलिज्म फर्क है। वही मैं कहता हूं। अच्छा चलो आगे चलो। लिबरल वैल्यूज, तो हमारे पास फिर वो लिबरल वैल्यूज को हम इंप्लीमेंट करवाने में नाकाम रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इंटरवेंशंस नहीं रोक पाए, स्मॉल वार्स नहीं रोक पाए, हम एथनिक क्लिंजिंग नहीं रोक पाए। फिर हमने लिबरलिज्म में ही काउंटर करना शुरू कर किया था कि जी हम मटेरियल एस्पेक्ट्स को है ना, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कंट्रोल करेंगे। लेकिन फिर हमारे पास वो एक डिपेंडेंसी थ्योरी का पूरा एक एनालिसिस आता है कि जी उसके जरिए हम फिर नहीं, वो यूनाइटेड नेशन एक फेलियर आ जाता है, जो कि खुद यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन उठा रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी तो वो उनके हेड की थी ना, इकोनॉमिक फोरम के हेड की थी। फिर बाद में थर्ड पॉइंट पे ये आता है कि जी क्योंकि लिबरल वैल्यूज का सारा फोकस मटेरियल एस्पेक्ट्स पे था, तो फिर आपने उन सोशल वैल्यूज को निगलेक्ट किया, जिसके बाद सोसाइटीज में लोगों के दरमियान इशू खड़े हुए। मिसाल के तौर पे रिलीजन की बुनियाद पे पाकिस्तान और इंडिया का मसला, रिलीजन की बुनियाद पे ही वो उनका इसराइल पैलेस्टीन का इशू। क्या हम इस तरह से चीजों को लेके फेलियर को लिखे, या फिर जैसे आपने हमें इवेंट वाइज करवाया? अच्छा, अब 2 चीजें हैं, 2 तरीके करने के हैं। कभी कभार आप एक बेसिस के ऊपर, एक चीज की बेसिस पर इवेंट को जस्टिफाई या फेलियर कंसिडर करवाते हो, यानी आप एक बेसिस समझाते हो, आप कहते हो ये बेसिस है, इसके ऊपर इस इवेंट को देखते हैं कि ये फेलियर है या सक्सेस है। यूनाइटेड नेशंस जब आपने क्रिएट किया तो यूनाइटेड नेशंस के जो पहले 2 आर्टिकल्स हैं, पहला आर्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस को डील करता है, दूसरा आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस को डील करता है। आपने सीएसएस के पेपर के अंदर जो बात करनी है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो कभी कभार यह भी हो सकता है कि करंट अफेयर्स का जो एग्जामिनर है वो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज को उतनी अच्छी तरह ना समझता हो जितनी अच्छी तरह आप लोग खुद समझते हैं। और कभी कभार फिर हम ये भी हो सकता है कि हम इंटरनेशनल थ्योरीज को जस्टिफाई, उनकी बेसिस पर जस्टिफाई करते करते हम फॉर एग्जांपल ना अपने आर्गुमेंट को कंप्लीटली जस्टिफाई ना कर पाए। मेरा मशवरा इसमें यह है कि आपने किसी भी अगर चीज को यूनाइटेड नेशंस का सक्सेस कहना है या फेलियर कहना है, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स की बेस पर आप यूनाइटेड नेशंस के फेलियर और सक्सेस गिनवाना शुरू कर दीजिए। जिस तरह 4 आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 जो हैं वो आपके पास प्रिंसिपल्स थे, यानी ये जो आपके पास 10-11 पॉइंट्स बनते हैं, इनकी बेसिस के ऊपर आप सक्सेस और फेलियर्स गिनवाना शुरू करें यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पेपर है। लेकिन हां, अगर यही पॉइंट, यही सवाल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में आता है तो वहां पर आप थ्योरीज को लेकर आएंगे और फिर वहां पर आप लिबरल एस्पेक्ट्स को लेकर आएंगे, लिबरल वैल्यूज को लेकर आएंगे, फिर आप बताएंगे कि किस तरह रियलिज्म के बेसिस के ऊपर आपने यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया और उसके ऊपर आपने फिर ये वैल्यूज उसके अंदर इंस्टॉल की, और ये वैल्यूज इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर एक तरफ आप कहते हो कि सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उसी प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर आपने 5 पावर्स को एक्स्ट्रा पावर दे दी, जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। तो इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन करनी शुरू कर दी आपने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ये आपका आइडिया तब डेवलप होगा जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के पेपर में जो आपके पास करंट सिनेरियो हो रहा होता है, आपने इवेंट्स की बेस पर किसी चीज को जस्टिफाई या आपने गलत करना होता है करंट अफेयर्स के पेपर में। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर होता है उसमें आपको थ्योरी की बेस पर सारी की सारी चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती है। इसीलिए आज तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं
कि करंट अफेयर्स के पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के अंदर आपने किसी एक चीज को जस्टिफाई करना है या गलत साबित करना है, वो आप थ्योरेटिकल बेसिस पर गलत या सही साबित करते हो। लेकिन करंट अफेयर्स के पेपर में आप करंट हैपनिंग्स की बेस के ऊपर किसी चीज को गलत या सही साबित करते हो। और वो करंट हैपनिंग्स जो हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो करंट हैपनिंग्स आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, वो करंट आपके पास सिचुएशन, वो आपकी कंडक्ट है, उसके बेस पर आप सिचुएशन को गलत या सही साबित कर रहे होते हो। सो दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स के पेपर में आपने किसी चीज को गलत या सही साबित करना है तो इवेंट्स की बेस पर करना है। लेकिन अगर आप यही पेपर के ही सवाल उठाकर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में ले जाओ तो वहां पर तो सब चीज की बेस ही आपके पास थ्योरी होती है, तो थ्योरी की बेस पर आपको सब कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अब ये अर्ज कर रहा हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर किसी चीज को जस्टिफाई करते करते इतना आगे मत निकल जाएं कि आप एग्जामिनर को ये समझा ही ना पाएं कि असल में इवेंट क्या चल रहा था जिसकी बेस पर हम किसी चीज को सक्सेस या फेलियर कह रहे हैं। वो आपका फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर शुरू हो जाएगा। शायद एग्जामिनर को थ्योरेटिकल बेसिस इतनी ना पता हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज इतनी ना पता हो, क्योंकि वो करंट आपके पास सिनेरियो का एग्जामिनर हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। हाँ, एक आधी एग्जाम्पल के तौर पर आप थ्योरी को लेकर आ सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे आर्गुमेंट को थ्योरेटिकल बेसिस पर जस्टिफाई मत कीजिए। ठीक हो गया? ये आपके पास सारी की सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस की। रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस में हमने जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चर, इन चार चीजों को हमने सेपरेटली अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जब भी हम यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनहेरेंटली हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वीटो पावर पे बात होगी कि जी वीटो पावर को खत्म कर दें, वीटो पावर को ऐड कर दें, वीटो पावर के साथ ये कर दें, वीटो पावर के साथ वो कर दें। नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो है वो ये आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे होगे वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की बात कर रहे होगे आप तब। आपको ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स पर बात करनी है, और यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के लिए हमें स्टार्ट करना है जनरल रिफॉर्म से। अब जनरल रिफॉर्म्स हमारे पास दो हैं। जनरल रिफॉर्म्स, पहला रिफॉर्म जो जनरल है वो है आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर का। आपको याद होगा कि हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखा हुआ है आर्टिकल 23 में। कौन कौन से हैं? वो है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो है जी चाइना, वो है यूनाइटेड किंगडम, वो है फ्रांस, और 5वां है रशिया। हमें तो लगता है रशिया, लेकिन वहां पर रशिया नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, एकदम जेन से निकल गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर को कहा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो खैर बात यह है कि ये ट्रीटी ऑफ सक्सेशन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सक्सेशन जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ था तो ट्रीटी ऑफ सक्सेशन हुई थी कि रशिया विल सक्सीड यूएसएसआर, यानी वो उसको टेकअप करेगा उस सारे के सारे प्रोसेस को। बात में मान गया आपकी कि रशिया आ गया यहां पर, मैं रशिया की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं रेफरेंस दूंगा कि भाईजान आर्टिकल 23 के मुताबिक रशिया परमानेंट मेंबर है, तो आर्टिकल 23 में तो रशिया लिखा ही नहीं हुआ। तो फिर आपका पहला अमेंडमेंट इसके अंदर आपने क्या करनी है कि बिकॉज द ट्रीटी ऑफ सक्सेशन हैज बीन साइंड बिटवीन यूएसएसआर एंड रशिया, so the word USSR has to be replaced and has to be amended with the word Russian Federation. तो आप इसकी जगह रशियन फेडरेशन को ले आओ एज अ जनरल अमेंडमेंट। हमने इसके अंदर जो वो लेकर आनी है, जो कि एक छोटी सी अमेंडमेंट हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं। रिफॉर्म दूसरी है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपको याद होगा कि हमने चीज देखी थी कि यूनाइटेड नेशंस के बेसिकली 6 बेसिक ऑर्गन्स थे। यूनाइटेड नेशंस के 6 बेसिक ऑर्गन्स थे, और उन बेसिक ऑर्गन्स में से पहला था जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा ट्रस्टीशिप काउंसिल और छठा सेक्रेटेरिएट। जो पांचवा है ना ट्रस्टीशिप काउंसिल, 1994 के बाद, 1994 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल विल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कुछ नहीं किया। ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन डोरमेंट। ये डोरमेंट हो गया है ट्रस्टीशिप काउंसिल।
ये था क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब यूनाइटेड नेशंस बना ना 1945 में, तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद उन्होंने कुछ दुनिया में कुछ ऐसी टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया यूनाइटेड नेशंस ने, जिनको उन्होंने नाम दिया ट्रस्ट टेरिटरीज का। ट्रस्ट टेरिटरीज का नाम दिया उन्होंने उन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को, यानी उन्होंने 11 ऐसी टेरिटरीज आइडेंटिफाई की यूनाइटेड नेशंस ने, जिनका नाम उन्होंने रखा ट्रस्ट टेरिटरीज। ये टेरिटरीज कौन सी थी? ये टेरिटरीज वो थी जो नॉन सेल्फ गवर्नेबल थी, यानी वो गवर्नेबल नहीं थी, या उनमें कोई पॉलिटिकल मसला था या कोई इकोनॉमिक मसला था या कोई भी ऐसा मसला था कि लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन नॉन सेल्फ गवर्नेबल थी। वो खुद बेचारे गवर्नेबल, उसको गवर्न नहीं कर पा रहे थे उस सारी की सारी टेरिटरी को। तो उन्होंने 11 ट्रस्ट टेरिटरीज आइडेंटिफाई की। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने एक एक कंट्री को वो एक एक ट्रस्ट टेरिटरी दे दी कि भाई जब तक ये सेल्फ गवर्नेबल नहीं हो जाती, आप इसको जो है वो डील करो या आप इसको रूल करो, एंड टू मेक इट सेल्फ गवर्नेबल, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ऊपर एक स्टेट है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो था वाज द ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो टिल 1975 के बाद अगर आप मैप में देखें तो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर एक टेरिटरी एग्जिस्ट करती। तो वो ट्रस्ट टेरिटरी थी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, टिल 1975। और आखिरी जो ट्रस्ट टेरिटरी थी जो आजाद हुई है वो थी पलाऊ, PALAU, पलाऊ। ये 1994 में आजाद हो गई। अगर आप मैप देखें तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास एक छोटी सी ट्रस्ट टेरिटरी है, मैप में अगर आप देखें उसको लिखा होगा पलाऊ। तो वो ट्रस्ट टेरिटरी 1994 में आजाद हो गई, यानी आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी 94 में आजाद हो गई। 94 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अब डोरमेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की मीटिंग नहीं होती, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम कोई नहीं है। तो अब आप इसमें जनरल सजेशन क्या दोगे कि भाई या आप ट्रस्टीशिप काउंसिल को एज द बेसिक ऑर्गन ऑफ द UN खत्म करो, या उनको नौकरी लगाओ, या उनको काम लगाओ, उनको पल्ले को काम दो उनको कि भाईजान आप को काम करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जनरल आपके पास एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन कि बिकॉज द ट्रस्टीशिप काउंसिल is the basic organ of United Nations, but since 1994 they have been dormant, and there has been no जो है वो meeting after 1994. So either it should be removed from the United Nations as the basic organ, or they should be given any task, or they should be given any point to ponder on. तो आपको काम दो उनको, ताकि एटलीस्ट वो कोई काम जो है वो करते चले जाएं और वो चीजें जो है चलती चली जाए। जनरल अमेंडमेंट्स के अंदर पहला आपने आर्ग्यू करना है आर्टिकल 23 पे, दूसरा आपने आर्ग्यू करना है ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर, जिसका 1994 के बाद से अभी तक कोई मीटिंग कुछ नहीं हुआ। अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर आपके पास एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, वो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब ने लिखा था डॉन में, और वो उन्होंने रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस पे एक बड़ा अच्छा खूबसूरत आर्टिकल लिखा हुआ है मुनीर अकरम साहब का, जो है डॉन में आया हुआ है। लेकिन वो जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है वो स्पेसिफिकली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर बात की है। अब उनमें वो क्या बात करते हैं? उनमें वो दो बातें करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। पहली बात वो ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कि भाईजान बात ये है कि हमें ये तो पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नीचे 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हुए हैं, इनकी मेंबरशिप को हम छेड़ नहीं सकते विदाउट देयर ओन अप्रूवल। हमें पता है आर्टिकल 109, हमने देखा कि आर्टिकल 109 के मुताबिक आपने कोई भी अमेंडमेंट करनी है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर, उसके लिए आपको सिक्योरिटी काउंसिल से 9 वोट चाहिए, और 9 वोट के अंदर सारे P5 यस हो रहे हो, यानी वीटो कोई ना हो रहा हो, उसके अंदर वीटो नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो हमें पता है कि वीटो पावर्स की जो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, राइट। लेकिन मुनीर अकरम कहते हैं कि असल मसला ये नहीं है कि वीटो पावर्स के पास इतनी पावर क्यों है। असल मसला ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के जो लोग हैं, ऑफिस बेरियर्स, जो स्टाफ है यूनाइटेड नेशंस का, वो भी P5 कंट्री से ही आता है। मेजॉरिटी स्टाफ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज फ्रॉम द P5 कंट्रीज। मुनीर अकरम आर्ग्यू करते हैं कि भाईजान बात यह है कि नीचे तो आप बैठे हुए हमें पता है, नीचे तो आप मौजूद हैं हमें पता है, लेकिन मसला यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग हैं।
रेजोल्यूशन भी आप हमारी पास होने नहीं देते, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी फाइल्स भी आप आगे नहीं चलाते अगर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो। तो उस पर मुनीर अकरम ने कहा कि सजेशन ये है कि या फिर ऐसा किया जाए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका कोटा रख दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स में कोटा रख दिया जाए कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इंपावर किया जाएगा। अब लेट मी गिव यू एग्जांपल, आप सीएसएस को देख लीजिए, सीएसएस पे ओपन मेरिट तो है लेकिन साथ साथ कोटा भी मौजूद है, राइट। सिंध का कोटा अलहदा है, सिंध के अंदर सिंध अर्बन सिंध रूरल का कोटा अलहदा है, बलूचिस्तान का कोटा अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा का कोटा अलहदा है, खवातीन का कोटा अलहदा है, माइनॉरिटीज का कोटा अलहदा है। वो जनरल सीट्स पे भी लड़ते हैं सारे के सारे, लेकिन कोटा उनका सेपरेट भी है क्योंकि वो उनको इंपावर करना है आपने। सेम इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आपको जो है वो इंपावरमेंट के लिए आपको सीट्स एलोकेट करनी पड़ेगी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ताकि वो इंपावर्ड फील करें। अब लेट मी गिव एन एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस में हर साल जॉब्स आती हैं, और लेकिन उसके लिए हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस की जॉब्स के लिए हर बंदा उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो जब जॉब्स आती हैं तो उसके लिए जो कंट्रीज जो अप्लाई कर सकते हैं तो उनका नाम भी आता है कि जनाब इन कंट्रीज से एप्लीकेशंस डाल सकती हैं, यूनाइटेड नेशंस की जॉब्स के लिए आप इन कंट्रीज से अप्लाई कर सकते हो। पिछले 5 साल से पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं आ रहा। पाकिस्तान का नाम जो है वो 2015 में आखिरी दफा आया था, उसके बाद पाकिस्तान का नाम जो है वो इनके अंदर नहीं आ रहा पिछले 5 साल से। लेकिन उन कंट्रीज का नाम देते हैं बकौल यूएन के, वो उन कंट्रीज का नाम देते हैं जिनके लोग जो है वो यूनाइटेड नेशंस में कम है या जिनकी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस में कम है। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले 5 साल से एक कंट्री का नाम हर साल आता है, और वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई यूनाइटेड स्टेट्स 50% से ज्यादा जो आपका स्टाफ है वो तो यूएसए का बैठा हुआ है वहां पर, और फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम आता है उसमें कि जी इनका स्टाफ बड़ा कम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर मुनीर अकरम ये आर्ग्यू करते हैं क्योंकि हम नीचे पावर को तो छेड़ नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कम से कम हमें पावर दे दी जाए ताकि वी शुड फील एम्पावर्ड एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? तो ये आपके पास एक पहला मसला आ गया जिसके अंदर हमने जो बात करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिन पावर्स। दूसरा, मुनीर अकरम कहते हैं कि एक और बहुत बड़ा मसला यूनाइटेड नेशंस में एग्जिस्ट करता है, वो है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा मसला एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। उन्होंने कहा कि जी मसला ये है यूनाइटेड नेशंस के अंदर अल्टीमेटली एग्जिस्ट ये करता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह आप देखें ना, आपके पास नैब का इदारा है, FIA का इदारा है जो अकाउंटेबिलिटी करता है आप लोगों की। वो और बात है कि जनाब वो आप कहते हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो छोड़ दें उसको। खैर, एक इदारे तो मौजूद हैं आपके पास। यूनाइटेड नेशंस में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करता हो। तो यूनाइटेड नेशंस के लिए उन्होंने फिर मशवरा दिया कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए जनाब इदारे बनाएं जो इंटरनली अकाउंटेबिलिटी करें। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें ये मशवरा भी दे सकते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी के लिए वो ट्रस्टीशिप काउंसिल वाले वेले बैठे हैं ना, तो उनको आप दे दो कि आप ये काम करो, वेले बैठे हुए हो आप ये काम करो। तो ये सजेशन भी आप दे सकते हो। लेकिन खैर बात ये है कि मुनीर अकरम ये आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, आपके पास गवर्नेंस का मैकेनिज्म है, आपके पास ट्रांसपेरेंसी का जो मैकेनिज्म है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपने चीजें जो हैं अल्टीमेटली जो है देखनी है सारी की सारी। ट्रांसपेरेंसी का मसला और आपके पास अकाउंटेबिलिटी का मसला। फिर अकाउंटेबिलिटी के अंदर फिर आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी नजर आएंगी अकाउंटेबिलिटी के अंदर के फाइनेंशियल करप्शन के बहुत मेगा स्कैंडल्स आए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं हुआ आपके पास। चलिए एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। आपको अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस क्या कर रहे थे, कॉन्गो क्राइसिस 2005 का कॉन्गो क्राइसिस डिस्कस कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमने वो क्या पढ़ा था, एक बड़ा स्कैंडल आया था, ब्लू हेलमेट सेक्स स्कैंडल। मुझे बताइए क्या यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा एक्शन लिया उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कोई नहीं, आपके पास ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म ही कोई नहीं। अब आपने बाद में कर दिया अच्छा जनाब वो यहां से आएंगे, इतने कंट्रीज होंगे, सारा कुछ होगा। तो बहुत कम एक्शंस जो है वो लिए गए हैं इंटरनली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर एक इमेज जो है वो नहीं अच्छा क्रिएट होता पूरी दुनिया के अंदर एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? तो ट्रांसपेरेंसी। अब आते हैं फाइनेंशियल सोल्यूशन के ऊपर। फाइनेंशियल में भी 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन फाइनेंशियल के लिए क्या एग्जिस्ट करता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई दुनिया के अंदर जो एक चीज कॉमन है वो दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के कॉमन हैं, राइट? पूरी दुनिया के। पाकिस्तान के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूएसए के लिए भी हैं, पूरी दुनिया के लिए मौजूद हैं। अच्छा, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट के इस्तेमाल करते हैं, क्या हम स्टेट को उसका टैक्स पे करते हैं? बिल्कुल पे करते हैं हम स्टेट को टैक्स। हमारे से स्टेट टैक्स लेती है हम जो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्टेट हमसे टैक्स लेती है क्यों? क्योंकि हम स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो जो स्टेट दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है
उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता स्टेट को। भाई स्टेट भी तो दुनिया के नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है ना। जब स्टेट दुनिया के नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है तो फिर आपके पास ये स्टेट्स के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का। तो ये एक डिफरेंशियल आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था कि भाईजान ये जो आप डिपेंडेंट हैं बाकी बहुत ज्यादा स्टेट्स के ऊपर कि वो आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे और ये सारा कुछ, तो टैक्स का सिस्टम जो है इसमें इंप्लीमेंट किया जाए कि एक तरफ जब दुनिया जो है स्टेट्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती हैं और लोग उसको पैसे देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज पैसे देती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जब आप वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं क्या वो पाकिस्तान को पैसे नहीं पे करती? वाटर एक्सट्रैक्शन के बिल्कुल करती हैं। आप ऑयल और नेचुरल गैस जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या उस पर टैक्स पे नहीं करते गवर्नमेंट को? बिल्कुल करते हो। लेकिन जब दुनिया नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है तो दुनिया किसको टैक्स पे कर रही है? किसी को भी नहीं कर रही। वो तो धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज और वो डिप्लीट भी होते जा रहे हैं दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज। अब दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की वजह से आप देख लीजिए क्लाइमेट चेंज का क्या हाल हो रहा है हमारा। बगैर जो है वो चेक एंड बैलेंस के हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जाया कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन ये आया कि क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के कॉमन है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि आप थोड़े से अपने लिए इस्तेमाल करो, थोड़े से अगली जनरेशन के लिए छोड़ो। तो क्योंकि द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग टैक्सेस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, the people are giving the taxes to the states are not giving the taxes, states are not answerable to anyone, so states should provide the taxes for utilization of the natural resources। ये आपके पास ultimately point exist करेगा कि states जो टैक्स पे करेंगी इस तरह के सारे सिनेरियो। जी मैं एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल आपके पास ऑयल की एग्जांपल है, आपके पास गैस की एग्जांपल है, आपके पास वाटर की एग्जांपल है। आप इनकी ट्रेड करोगे तो उस पर आप टैक्स पे कर सकते हो, इसकी एक्सट्रैक्शन पे टैक्स पे कर सकते हो। बेतहाशा चीजें मौजूद, नेचुरल रिसोर्सेज थोड़े हैं दुनिया में। ऑयल गैस आपके पास, ये फिशरीज जो है, जो आप फिशरीज इस्तेमाल करते हो, जो आप उसके अंदर करते हो इसके अंदर क्या नाम है समंदर के अंदर, वो भी नेचुरल रिसोर्स है दुनिया का। तो बेतहाशा नेचुरल रिसोर्स है जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो। ठीक है जी। तलहा फीलिंग दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट इज अंडर कीजिए, मुझे ये अनम्यूट कीजिएगा तलहा को। वोंट दैट वायलेट स्टेट सॉवरेनिटी? व्हाई, हाउ इट विल वायलेट द स्टेट सॉवरेनिटी? अच्छा सर जी वालेकुम सलाम सर। नहीं मैं इस बारे में कंसर्न हूँ कि इस तरह तो लाइक हमारा जो वर्ल्ड सिस्टम सेटअप है वो यही है कि एवरी स्टेट इज सॉवरेन, कि वो अपनी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और दखलंदाज नहीं दे सकता हमारे मामलों में। तो हम किसी को टैक्स क्यों पे करें अगर हम सॉवरेन हैं? अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी? that a state is independent to use its own resources and that it has वो जो आपने सर लिस्ट बताई है मुझे क्लियरली याद नहीं आ रही, लेकिन पॉपुलेशन होती है जो एक स्टेट की, what it makes और what is अच्छा सॉवरेनिटी ये है, तो जुरिसडिक्शन क्या है? जुरिसडिक्शन वो जिसके अंदर वो अपने लीगल क्या कहते हैं लॉज इंप्लीमेंट कर सकता है कोई भी स्टेट। सॉवरेनिटी क्या हुई? सॉवरेनिटी में लॉज नहीं अप्लाई कर सकता? वो कर सकता सर, व्हाई नॉट? फर्क क्या है सर? सॉवरेनिटी जरा ब्रॉड हो जाती है ना। एग्जांपल दो सर। जैसे देख लें कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी के अंदर आ जाता है। जैसे हमारे पास अपनी एक पॉपुलेशन है, कोई और स्टेट हमारे अंदर क्या कहते हैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, हमारी सॉवरेनिटी है। जी सर, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या है? कि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है कि हमारे लॉ लगेगा, कोई और स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती। जुरिसडिक्शन तो हम खुद इन्फोर्स करते हैं ना अपनी, कि हम अपने स्टेट के अंदर जुरिसडिक्शन इन्फोर्स कर रहे हैं। हम जाके इंडिया में नहीं बोल सकते कि भाई तुम क्यों, हम कहते तो है, लेकिन हम किसी और स्टेट में अगर कोई वायलेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम वहां जाके उन पे हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं उनका जाके क्या कहते हैं उनका बंदा पकड़ सकता है। हम ये कह आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करो सारे के सारे सिनेरियो को। सॉवरेनिटी और जुरिसडिक्शन के अंदर बेसिक फर्क, बड़े डिफरेंट फर्क है। सॉवरेनिटी और जुरिसडिक्शन को हम वैसे स्टूडेंट्स के तौर पे भी हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं इसको। हम कभी जुरिसडिक्शन का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं और कभी सॉवरेनिटी का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। अब मैं आपको दो चीजें समझाता हूं, इसको अंडरस्टैंड करो। हम स्टेट्स जो हैं वो बहुत दफा अपनी सॉवरेनिटी
खुद भी जानबूझकर भी जो है वो अपने विड्रॉ कर देती है सॉवरेनिटी अपनी, खुद भी करती है विड्रॉ सॉवरेनिटी अपनी। अब देखो अंडरस्टैंड करो कैसे। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी होती है द पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ अ सर्टेन एंटिटी। सॉवरेनिटी मींस द पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ अ सर्टेन एंटिटी। ये जो पोजेशन और ओनरशिप होती है ना किसी सर्टेन एंटिटी की, ये आपको जुरिस्डिक्शन की पावर देती है। जब आप किसी चीज को ओन ही नहीं करते, आप किसी को पोजेस नहीं करते, आपकी जुरिस्डिक्शन की पावर नहीं आती। मुझे एक बात बताओ, आपका घर की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है, आपकी घर की रजिस्ट्री आपके नाम पर है, यानी आपकी पोजेशन और ओनरशिप आपके नाम पर है, ठीक है। अब आप उस घर के अंदर भाईजान जो मर्जी पेंट करो, उसमें शामियाने लगाओ, बाजे बजाओ, ये जुरिस्डिक्शन आपकी है। ये जुरिस्डिक्शन आपको क्यों मिली है? क्योंकि सॉवरेनिटी आपकी है। सॉवरेनिटी आपके पास है, अल्टीमेटली एग्जिस्ट करती है। तो जुरिस्डिक्शन और सॉवरेनिटी को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं करना, ये दो फर्क चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपका घर आपके नाम के ऊपर, आपने किसी को किराए पर दे दिया है, किसी को किराए पर दे दिया, क्या वो आपकी इजाजत के बगैर वहां पे कोई चीज चेंज कर सकता है? क्या वो कर सकता है? नहीं सुने, क्या वो आपकी इजाजत के बगैर कोई चीज चेंज कर सकता है वहां पे? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पोजेशन ओनरशिप आपके पास है। क्लियर हो गया? अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि सॉवरेनिटी जब स्टेट के पास आती है, यानी कि स्टेट कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपनी सॉवरेनिटी को खुद लेट गो कर देती है। अब लेट मी गिव यू एग्जांपल। आपके मुल्क में क्या दूसरे मुल्क के जो हैं वो डिप्लोमैट्स नहीं रहते हैं? आपके मुल्क में दूसरे मुल्क के डिप्लोमैट्स आते हैं कि नहीं आते? तला जी सर। अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो कर्नल जोसेफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का आपका बंदे को उड़ा देता है, क्या आप उस पर स्टेट जो है वो अपना लॉ लगा सकते हो? नो, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको हमने ग्रांट की हुई है। तो मतलब है कि हमने बहुत सी चीजों पर अपनी सॉवरेनिटी को लेट गो किया हुआ है। एग्जैक्टली राइट। हर स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। तो सर आप ये कह रहे हैं स्टेट की सॉवरेनिटी, सुन लो ना आर्गुमेंट, स्टेट की सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती। स्टेट जो है कुछ चीजों के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी को लेट गो भी कर देती है। स्टेट जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जो आपका वर्ल्ड कम्युनिटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स अपनी कभी कभार अपनी सॉवरेनिटी को लेट गो भी कर देती है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तला आप? जी सर। राइट। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा राइट है कि तुमने उसमें बैलेंस लोड किया है, तुम्हें तमाम सिग्नल्स मिले, तुम्हें तमाम फैसिलिटीज मिले। क्लियर हो गया? मुहर्रम के दिनों में सिग्नल्स बंद हो जाती हैं, क्या तुम्हारी वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की? जी सर। है ना? लेकिन क्या है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी स्टेट आपके इंडिविजुअल राइट्स को थोड़ी देर के लिए कर्व कर देती है। आपको जी यही तो मेरी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है कि जनाब मेरे राइट्स को कर्व कर दिया गया, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी आपके इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए कर्व हो जाते हैं। राइट। इसी तरह स्टेट्स ने अगर अपने खुद लेट गो की हुई हैं चीजें, राइट, अपनी लेट गो की हुई हैं चीजें सारी की सारी, आपको बताएंगे स्टेट कभी कभार अपनी सॉवरेनिटी को खुद लेट गो कर देती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। इसीलिए मैं आपको आर्ग्यू कर रहा हूं कि जो टैक्स का सिस्टम है, इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपको टैक्स पे करेंगे तो सिर्फ वो युगांडा में ही लगेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगा। भाई जो यूनाइटेड नेशंस का बजट आता है, यूनाइटेड नेशंस का बजट पूरी दुनिया में लगता है। ये तो नहीं ना कि जो पाकिस्तान बजट देगा सिर्फ वही पाकिस्तान पर लगेगा, बाहर की दुनिया का बजट पाकिस्तान पर नहीं लग सकता। तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड, तो स्टेट्स कुछ देर के लिए अपनी सॉवरेनिटी को लेट गो भी कर सकती हैं, क्योंकि उससे देखो ना, कंपलसरी जुरिस्डिक्शन भी तो देनी है आपने, कंपलसरी आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो तो देते ही देते हो ना। जी सर। तो कंपलसरी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, उसकी जगह टैक्स लग जाएगा। अच्छा ठीक है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन को हम रिमूव कर देंगे, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन की जगह हम टैक्स का सिस्टम ले आएंगे। लो पैसे तो जाने ही जाने हैं आपके, वो कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। लेकिन बात यह है कि उससे होगा क्या, इससे दूसरा फायदा क्या होगा, जो दूसरे नंबर पे मैं लेके आ रहा हूं। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको याद होगा कि हमने यूनाइटेड नेशंस का जब फाइनेंशियल सिचुएशन पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि फाइनेंशियल दो तरीकों से उनके पास कंट्रीब्यूशन जाती है, एक होती है कंपलसरी और एक होती है वॉलंटरी। यूनाइटेड नेशंस के जो सबसे ज्यादा बजट इस्तेमाल होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अगर आप देखो तो दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ना होने की वजह चंद मुल्क हैं। सारी दुनिया की वजह से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मसला नहीं, चंद मुल्क हैं जिनकी वजह से मसला क्रिएट हो रहा है। लेकिन पैसा जो जाता है यूएन के पास, वो किस बेसिस पर जाता है? वो जाता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, आपका जीएनपी कितना अच्छा है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो बेचारे न्यूट्रल कंट्रीज हैं, वो बेचारे कहते हैं कि जो कुछ नहीं ना लड़ते किसी के साथ, उनकी इकोनॉमी अच्छी है और वो पैसे भी ज्यादा देते हैं।
भाई वो लड़ते भी किसी से नहीं और पैसे भी ज्यादा देते हैं। उनको किस चीज का नुकसान है, उनको किस चीज का फायदा है, उनके ऊपर क्यों बोझ डाला जा रहा है? तो इसके बेसिस पर एक नया सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था कि भाईजान क्योंकि आपके ज्यादातर पैसे एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो आप एक काम करो, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन को रिमूव कर दो, उसकी जगह एक तो टैक्सेशन का सिस्टम लगा दो और दूसरा वेपन्स पे टैक्स लगा दो। वेपन्स पे दुनिया के पास जितने वेपन्स हैं, जिस मुल्क के पास उतना वो टैक्स पे करेंगे। अब इससे दो फायदे हैं, अगर वो अपने वेपन्स को इंक्रीज करेंगे उनका टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि अपने वेपन्स को इंक्रीज करेंगे पैसे भी बढ़ेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि वो अपने वेपन्स को डिक्रीज ही रखेंगे, अपने वेपन्स को उतना इंक्रीज नहीं करेंगे, उनको पता है कि जनाब हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर दूसरा, उन कंट्रीज पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा जिनकी जो बेचारे कार्य कुछ नहीं रहे, जिनका वजह से नुकसान ही कोई नहीं हो रहा दुनिया का। तो एक तो पीस लविंग भी है और उनकी वजह से हो भी कुछ नहीं रहा अल्टीमेटली, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बोझ उन कंट्रीज पर पड़ेगा जिनकी वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही, और उससे दो फायदे होंगे, बोझ भी उन पर शिफ्ट होगा और दूसरा वेपन्स की जो आर्म्स रेस है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा और वेपन्स की आर्म रेस भी कम होगी एट द एंड। ये दो सॉल्यूशंस फाइनेंशियली तौर पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब सॉवरेनिटी का मसला क्लियर हुआ? जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ये हमारे पास दो सिस्टम एग्जिस्ट करते थे हमारे पास, जो है फाइनेंशियल कि टैक्स का सिस्टम आपने लगा देना है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज पर भी, और दूसरा सिस्टम क्योंकि जिन कंट्रीज की वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में मसला है, तो क्यों ना पैसे उनसे ज्यादा लिए जाएं, ना कि उन कंट्री से जिन बेचारों के पास जिनका कसूर ही कोई नहीं है, जिनकी वजह से हो भी कुछ नहीं रहा। तो अल्टीमेटली वेपन्स पे टैक्स का सिस्टम जो लगा दिया जाए। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखिए ना, बात यह है कि हमने दो काम करने हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है और ये जो आर्म्स रेस चल रही है दुनिया के अंदर इसको भी रोकना है। तो आर्म्स रेस रोकने के लिए अगर हम कोई ऐसा काम करें कि हमें कुछ ना करना पड़े, स्टेट्स ही आर्म्स रेस में ना जाएं, तो हमें कितना फायदा है। अब लेट मी गिव यू एग्जांपल करंट सिनेरियो पे। आपको याद होगा ये पिछले दिनों ये बड़ा जो है वो बुरा वाकया पेश आया मोटरवे के ऊपर। उसमें जनाब उन्होंने वो बंदा पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या नाम उसका, आबिद। वो अभी तक तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन पता नहीं कब पकड़ा जाएगा। खैर बात ये है, अब जरा रिलेशन समझिए कि हम क्यों ना ऐसा काम खुद करें कि स्टेट्स ही जो है वो वेपन्स को इंक्रीज ना करें या स्टेट्स ही उसके अंदर आर्म्स रेस में ना जाएं। इसको वाकये को हम रिलेट कर रहे हैं आज के करंट सिनेरियो के साथ। रिलेशन बनता नहीं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमने वो आबिद को आइडेंटिफाई कर लिया। आबिद आइडेंटिफाई कैसे हुआ हमें तो पता नहीं चला, आबिद ने वहां पर हरकत की थी। 2016 के अंदर मियां साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो ऐसा जो है ना अंदर खाते इन्होंने ना, अब पुलिस वालों ने खास तौर पे जब से ये पंजाब फोरेंसिक लैब बनी थी और सारा कुछ हुआ था, तो उसके बाद से ना इन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया था कि जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, छोटे से छोटा क्रिमिनल भी हुआ ना, उसका डीएनए का सैंपल लेके उसको रिकॉर्ड रख लिया जाएगा उसका, यानी उसका डीएनए का सैंपल रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उसके पास। अब होगा क्या, होगा उसके अंदर ये बेसिकली कि वहां पर आपके पास अगर खुदा ना खासा किसी जगह के ऊपर कोई क्राइम कमिट होता है, तो उस लोकेलिटी के अंदर अगर जो भी क्रिमिनल जिसका कोई डीएनए का रिपोर्ट आपके पास डाटा पड़ा हुआ होगा, आप सबसे पहले वहां का डाटा उसके साथ मैच करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिमिनल है तो कहीं इसके साथ मैच हो जाए तो आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपने डीएनए स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बाकी आप कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो ये आबिद नाम का बंदा ये अगस्त के अंदर अभी जो है वो रिहा हुआ था एक क्राइम की वजह से, ये उन्होंने बेल कराई थी अपनी अगस्त के अंदर, तो अब उसका डाटा ऑलरेडी मौजूद था। इन्होंने उस एरिया की को काउंट देखा, उन्होंने कहा यहाँ पे ये बंदे मौजूद है, उन्होंने उसको चेक किया, ऑलरेडी डाटा वो उसके साथ मैच कर गया, वहां से आइडेंटिफाई हुआ कि बेसिकली ये बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्लियर? अब ये इसके ऊपर सजेशन बेसिकली ये भी एग्जिस्ट करता है कि क्यों ना पाकिस्तान अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये जो डेटाबेस है डीएनए का, इसको बढ़ाना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस इकट्ठा करे, जिसकी वजह से हमारे पास डेटाबेस इकट्ठा होगा, एट द एंड तो हमारे पास क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमारे पास जो है वो हम ज्यादा उनके करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, इस पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं इस डेटाबेस को। दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी आबादी का डेटाबेस रखा हुआ अपने पास, एक आइसलैंड है और दूसरा कतर है। इन्होंने पूरी आबादी का अपने पास डाटा रखा हुआ है, जैसे ही कुछ होता है ये डाटा इकट्ठा करते हैं, मैच कर लेते, बंदा पकड़ा जाता है कि जनाब ये बंदा पकड़ा गया। लेकिन एक मजे की बात जो आपको बताता हूं वो ये है कि जितने भी लोगों ने अपना डाटा जो है दिया है, जितने भी क्रिमिनल्स का डाटा जो इकट्ठा हुआ है, एक रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि उन क्रिमिनल्स में से सिर्फ 5% क्रिमिनल्स ने दोबारा कभी क्राइम कमिट किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दोबारा क्राइम कमिट करेंगे तो हम अगर पकड़े गए तो वहां से हमारा डाटा पकड़ा होगा उनके पास ऑलरेडी, हम तो पकड़े जाएंगे। अब इससे दो फायदे हो गए, एक तो क्राइम रेट भी कम हो गया, अल्टीमेटली आपके पास डाटा भी आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो एक डिटरेंस क्रिएट हो गई कि जनाब हमने इसको क्या करना है,
हमने क्राइम दोबारा नहीं करना, इससे हम ऑलरेडी पकड़े जाएंगे। सेम इसी तरह इसको इधर ले आओ कि भाई अगर हमने अपने वेपन्स को इंक्रीज किया तुम्हारे पास ज्यादा टैक्स पड़ेगा, तो हमने क्राइम रेट भी तो कम करना था ना इधर इस हाथ में। तो क्राइम रेट कम करने के लिए डाटा इकट्ठा हुआ, वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट नीचे चला गया। राइट, इधर भी ये होगा कि अगर आप वेपन्स पे टैक्स का सिस्टम लगा दोगे तो आपने बेसिकली इंक्रीज करना था ना अपना सिस्टम, ऐसा कि कंट्रीज जो हैं वो अपने उसको वेपन सिस्टम को अपने आर्म्स रेस में एडेड ना हो, तो उनको रोकने से बेहतर क्या है ऐसा सिस्टम लगा दो कि वो ऑटोमेटिकली वो ना करें। तो अगर टैक्स का सिस्टम उन पे लग जाएगा कि भाई इंक्रीज वेपनरी जो है आपके पास टैक्स की सूरत में आपको देना पड़ेगा, तो उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो कंट्री भी सिक्योर, वर्ल्ड भी सिक्योर हो जाएगी, और दूसरा फिर आपके पास वेपन्स की जो आर्म रेस है उसके ऊपर भी जो है वो काम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फाइनेंशियल क्लियर हुआ? ये पॉइंट फाइनेंशियल वाला ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। ये तो हो गए आप सारे काम हमारे। अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर। जो भी आपको मैं करने लगा हूं ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, जरा इसको कान खोल के जो है इसको जरा पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अगर आप सीएसएस के मॉक एग्जाम्स देते हैं इधर वर्ल्ड टाइम्स के अंदर, और आपके पास अगर सवाल आ गया यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के ऊपर, राइट, और खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों का पेपर चेक होने मेरे पास आ गया और उसमें आप में से किसी ने यह लिखा हुआ हो कि जी वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए और वीटो पावर्स के साथ ये कर देना चाहिए, मैंने यकीन करें आपका पेपर ऐसे काट देना। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस के इस आर्गुमेंट के ऊपर हम कोई 10 दफा ये इस बात पे आर्ग्यू कर चुके हैं कि वीटो पावर खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये आइडियलिस्टिक बातें खत्म हो जाए। आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वीटो पावर कंट्रीज का अप्रूवल चाहिए इसके लिए। यानी आप कह दो कल से चाइना को कि चाइना भाईजान कल की ना कि जनाब वो होता है ना, कर दें वीटो पावर को साथ ये कर दें, वीटो पावर वो कर दें, वो होता है कुछ लोगों की आदत, वो इस तरह वो जी ये कर दें वो कर दें, एनी एक्स्ट्रा जो है वो पॉइंट बढ़ाने के लिए वीटो पावर। हमने वो काम नहीं करना। आपने ये हमारी पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी भी है कि वीटो पावर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड। हमने इंक्रीज नहीं करना वीटो पावर, ये हमारी नेशनल पॉलिसी भी है, हमारा स्टेट का नैरेटिव भी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है एज अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। अब जरा अंडरस्टैंड कीजिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में हमने रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया जा सकता है? वर्ड सुनिएगा, क्या मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया जा सकता है? जी बढ़ाया जा सकता है। क्या उसके लिए आर्टिकल 23 में अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। भाईजान आर्टिकल 23 में तो एक दफा अमेंडमेंट हो चुकी है, क्या जो हमने 1963 में पढ़ी, तो क्या एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आर्टिकल में आप दोबारा अमेंडमेंट कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? भाईजान आपने आर्टिकल 61 में भी 2 दफा अमेंडमेंट की थी। आपने पहले 18 से 27 किया था, 27 से 54 कर दिया था। अभी आपने आर्टिकल 23 में अमेंडमेंट किया, आपको आर्टिकल 23 में एक बार अमेंडमेंट किया, दूसरी बार अमेंडमेंट कर सकते हो उसके अंदर। इसका मतलब कि आपके पास चांस तो है, आपके पास लॉजिक तो है कि आप अपने मेंबर्स को इंक्रीज करो। मैं वर्ड्स मेंबर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेंबर्स इंक्रीज किए जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। क्लियर हो गया? अब 2 स्कूल ऑफ थॉट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, आपको पहला समझना है। एक है G4। G4 कहता है इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ये कहता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप हमें दे दी जाए। और साथ साथ ये कहते हैं कि भाईजान हमारे 4 परमानेंट मेंबर सीट्स के साथ आप 4 नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स भी ऐड कर दो सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी ऑलरेडी 15 हैं, 15 में 8 सीटें ऐड कर दो। इनका प्लान ये है G4 का, उसमें से 4 परमानेंट होनी चाहिए, 4 नॉन परमानेंट होनी चाहिए। ये प्लान G4 ने दिया। क्लियर है जी? लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपके पास ये आता है कि ये परमानेंट मेंबर सीट्स जो हैं इनके पास ऑब्वियसली वीटो पावर भी एग्जिस्ट करेगी, राइट? एक प्लान ये भी आया कि आप परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज कर दो विदाउट अ वीटो पावर।
वीटो पावर के बगैर इंक्रीज कर दो आप परमानेंट मेंबरशिप को, कि परमानेंटली बैठ जाएं, लेकिन आप वीटो पावर नहीं आप उनको दोगे, यानी वीटो पावर के बगैर परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर दो। लेकिन उसके ऊपर ये चार नहीं मानते, वो कहते हैं कि जनाब फायदा परमानेंट मेंबर होने का कि जनाब हमारे पास वीटो पावर ही कोई नहीं। तो इन्होंने चार कंट्रीज ने कहा कि जनाब हम ये कर सकते हैं कि पहले 15 साल जब हम परमानेंट मेंबर बन जाएं तो पहले 15 साल हम वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा जी बाकी 15 के बाद इस्तेमाल कर लेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं, कि वीटो पावर अगर आपने परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज करनी है तो विदाउट द वीटो पावर इंक्रीज करो। लेकिन उसमें ये चार लोग नहीं मानते, वो कहते हैं जनाब हमने नहीं मानना। इन चार को काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में एक और जो है वो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को कहते हैं कॉफी क्लब। और जो है वो कॉफी क्लब का नाम जो है वो अब उन्होंने इसको यूएफसी कह दिया जी। यूएफसी ये अल्टीमेट फाइटिंग क्लब नहीं है, इसका नाम है यूनाइटिंग फॉर जो है वो कंसेंसस। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस हो गया यूएफसी, अभी नाम इसका चेंज हो गया। पहले इसका नाम जो है कॉफी क्लब होता था, अब उसका नाम उन्होंने जो है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कर दिया। ये कोई अल्टीमेट फाइटिंग क्लब नहीं है कि जिसके अंदर जनाब वो जो है वो इजराइल अदेसानिया की पाउलो कोस्टा की जो है लड़ाई हो रही हो। कल देखी किसी ने? Has anyone seen UFC 253? कल किसी ने देखा? चलो छोड़ो, बाद में कभी डिबेट करेंगे उसके ऊपर। खैर छोड़ो, ये यूएफसी उनका नाम उन्होंने रख दिया। इसके अंदर मेजॉरिटी वो कंट्रीज मौजूद हैं जो इन चार कंट्रीज की परमानेंट मेंबरशिप को काउंटर करते हैं। मेजॉरिटी वो कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर 3 सबसे बड़े कंट्रीज पता कौन से हैं? इटली, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज तो भाईजान फाउंडिंग मेंबर्स हैं कॉफी क्लब के, फाउंडिंग। इटली का मसला जर्मनी के साथ, अर्जेंटीना का मसला ब्राजील के साथ, पाकिस्तान का मसला इंडिया के, ठीक है, अर्जेंटीना का मसला इंडिया के साथ, तो ब्राजील के साथ। तो ये कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने साफ साफ ये लॉबी कर रहे हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ये लॉबी कर रहे हैं कि भाईजान इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं देनी। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, कल जो तकरीर की है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की उसके अंदर। मुनीर अकरम साहब ने कहा कि भाईजान ये भूल जाए इंडिया कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कैन नॉट हैव अ कंट्री, अ फाशिस्ट कंट्री, वर्ल्ड कैन नॉट हैव अ फाशिस्ट कंट्री इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिक्योरिटी काउंसिल वेयर वी टेक डेलिकेट डिसीजंस। जहां पर इतने डेलिकेट डिसीजंस लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां एक फाशिस्ट कंट्री नहीं आ सकता, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना ये वो कंट्रीज हैं जो कॉफी क्लब के मेंबर्स हैं और जो कि काउंटर करते हैं G4 की परमानेंट मेंबरशिप को। अच्छा, शुरू के अंदर जब उन्होंने काउंटर करना शुरू किया ना, तो सारों ने कहा कि भाईजान ये क्या फायदा हुआ, आप सिर्फ काउंटर ही कर रहे हैं, सोल्यूशन तो दे कोई नहीं रहे कि करना क्या है। इन्होंने कहा जी सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन ये है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज को इंक्रीज कर दो, 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज इंक्रीज कर दो जनाब। ये तो 4 परमानेंट और 4 नॉन परमानेंट वाली बातें G4 वाले कर रहे हैं ना भाईजान, इसको छोड़ो, 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज इंक्रीज कर दो। कॉफी क्लब वालों ने कहा कि जनाब ये इंक्रीज कर दो आप, और ये सारा हिसाब किताब। खैर, तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें G4 है जो 4 परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, 7 नॉन परमानेंट को, ये नॉन परमानेंट को इंक्रीज करने की बात करते हैं। बात यह है कि आपने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने का आर्गुमेंट देना है। क्यों? एक तो आपकी स्टेट पॉलिसी है, दूसरा आपने एक आर्गुमेंट जो देना है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। आपने कहना है कि देखो जी, बात यह है कि जितनी ज्यादा परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा वीटो पावर्स भी इंक्रीज होंगी, और जितनी ज्यादा वीटो पावर्स इंक्रीज होंगी उतने ज्यादा चांसेस ऑफ जो है वो डिस्प्यूट्स भी ज्यादा होंगे। क्योंकि अभी तो 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है उनको मनाना मुश्किल होता है, अब 9 हो जाएंगे तो हर कंट्री का कोई ना कोई अपना जाती मसला होगा, उसके अंदर अपना जाती, उसके अंदर कोई जो है उसका गेन होगा, तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस फेल हुई ही इसीलिए थी क्योंकि हर कंट्री के पास वीटो पावर होती थी, तो भाई इकट्ठे होते ही नहीं थे एक जगह के ऊपर, किसी ना किसी का रौला होता था। नाउ इमेजिन के पहले 5 कंट्रीज का वीटो पावर है, अब 9 के पास हो, चांसेस ऑफ डिस्प्यूट ज्यादा होगा कि एक दूसरे की बात को मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि एक ने भी वीटो किया तो वीटो होता है, वीटो ने तो खत्म हो जाना है सारा कुछ, वीटो तो खत्म कर देगा। तो आपने कहना कि भाईजान वीटो पावर इंक्रीज करने से चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स ज्यादा होंगे।
क्योंकि इस पे कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा आएगा और अपने राइट्स के लिए हर कंट्री स्टैंड लेने को तैयार हो जाएगा, और जब वो स्टैंड लेंगे अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वहां पे आपके पास रेजोल्यूशन रुक जाएंगी, रेजोल्यूशन आगे नहीं जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए हमें नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए, और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए आपको जो आप परमानेंट मेंबर्स ऑलरेडी हैं उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, उनकी पावर को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, उनकी पावर तो वही की वही है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपने नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात जो है वो अल्टीमेटली करनी है। क्लियर हो गया जी? ये दो और मॉडल्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे रिफॉर्म्स के लिए, इनको कहते हैं कोफी अन्नान मॉडल्स। क्या कहते हैं? कोफी अन्नान मॉडल्स। ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, कोफी अन्नान, घाना से ताल्लुक था इनका। इन्होंने 2005 में रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए दो मॉडल दिए थे, मॉडल ए और मॉडल बी। ये जो मॉडल ए था इसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि 9 सीट्स ऐड हो जानी चाहिए, 9 सीट्स ऐड होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। 9 सीट्स कौन सी? उन्होंने कहा कि बेसिकली 6 परमानेंट सीट्स ऐड कर दो, 3 नॉन परमानेंट सीट्स ऐड कर दो। 6 परमानेंट करो, 3 नॉन परमानेंट करो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मॉडल ए में। लेकिन मसला क्या है, इस मॉडल ए को G4 ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि G4 कहता है कि 6 परमानेंट मेंबर सीट्स नहीं इंक्रीज करने, 6 नहीं करने, 4 करें, राइट, 4 करें। क्योंकि कोफी अन्नान अफ्रीका से थे, इसलिए वो 2 एक्स्ट्रा सीट्स देना चाह रहे थे अफ्रीका को, कि अफ्रीका के पास 2 एक्स्ट्रा सीट्स होनी चाहिए एज फार एज सिक्योरिटी काउंसिल इज कंसर्न। इसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया ना G4 ने। तो मॉडल बी में उन्होंने कहा कि भाईजान 9 सीट्स ऐड कर दो, लेकिन सारी की सारी नॉन परमानेंट ऐड कर दो। All 9 non-permanent seats should be added to the Security Council, right? Non-permanent members. इस पे भी G4 ने इतराज किया कि नहीं जी, हमें ये परमानेंट मेंबर सीट्स चाहिए। तो ये आपको कोफी अन्नान का जो मॉडल है 9 सीट्स का, और आप कहीं ना कहीं कॉफी क्लब वाला जो मॉडल है आपको कहीं ना कहीं मिलता जुलता लगता है, क्योंकि दोनों नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। बस ये आपने इन पे फोकस करना है, आपने कहना है ये मॉडल्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने से अल्टीमेटली चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स भी ज्यादा होंगे। परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने से आपके पास, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंटरडिपेंडेंस हो रही है स्टेट्स की। द मोर द स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द मोर द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, द मोर द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर आपने नॉन परमानेंट मेंबरशिप्स को इंक्रीज करने की बात करनी है अपने सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के अंदर, परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करने की बात नहीं करनी। ये हमारे पास ये रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो चार्टर एग्जिस्ट करते थे और यूनाइटेड नेशंस में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले 5 मिनट की फिर ब्रेक ले लें, मैं उतनी देर चाय पी लूं और आप लोगों ने भी चाय पीनी है तो वो पी, 5 मिनट के बाद जो है आते हैं। थैंक यू वेरी मच।